बिहार के मंत्री हैं आलोक मेहता, उनको फ़ोन करके जान मारने की धमकी दी जाती है। उन्होंने पुलिस में शिकायत की है और जो आरोपी हैं जिनके 2 नंबर से फ़ोन आए हैं, मैं उन दोनों आरोपियों का नाम बता रहा हूं जो आलोक मेहता ने एफआईआर में दर्ज कराया है। ये देखिए, दोनों आरोपी का नाम है। एक का नाम है जो गाली दे रहा था, जान मारने की धमकी दे रहा था, ट्रू कॉलर पर जो उसका नाम आया है, जिसकी चर्चा उन्होंने कंप्लेन में की है, दीपक पांडे। और दूसरा नाम है जो एक और पप्पू त्रिपाठी। ये दोनों ब्राह्मण हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, प्रसाद मौर्य का जीभ काट लो, बिहार के शिक्षा मंत्री का गर्दन काट दो। बिहार के शिक्षा मंत्री का ये वीडियो सुनिए। वो जब ये अछूतों के बीच, शूद्रों के बीच में महापुरुष पैदा हुआ है, तब तक उनको मारने की साजिश हुई। अंबेडकर साहब को किस साजिश के तहत मात्र 63-64 वर्ष की उम्र में मारा गया। कहीं अगर ऐसा होता 20 वर्ष और जिंदा रह जाते अंबेडकर साहब, तो इस भारत की भूमि से मनुवादियों का नाश हो गया। एक क्रांतिकारी पैदा हुए, मनुवादियों के आतंक से प्रभावित होकर के जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला आदमी, शायद मैं मानूं तो बिहार में उससे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं हुआ। जहानाबाद के इलाके में, मगध के इलाके में पैदा होने वाला शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा परिवार में पैदा हुए। मनुवादियों के जो रोज के अत्याचार इतना होता था, आज जगदेव बाबू जब लोग जगाने का काम किए, जगाते जगाते जगदेव बाबू के एक आवाज पर गरीबों का झुंड चला जाता था, 25,000 50,000। उस जगदेव बाबू को इन मनुवादियों ने गोली मरवाया, पुलिस अधिकारी से गोली मरवाया। कह रहे हैं कि इस देश में जगदेव बाबू को मारा गया, डॉक्टर अंबेडकर को मारा गया, और न जाने कितने बहुजन समाज के नायकों को रोज धमकी दी जाती है। सोचिए, एवरेज मुझे 100 कॉल रोज धमकी और गाली गलौज के आते हैं, और ये सब के सब ब्राह्मण होते हैं। आखिर उनको दिक्कत क्या है? मैं बताता हूं उनको दिक्कत क्या है। वो भगवान को नहीं मानते हैं। सत्यपाल मलिक साहब ने ठीक कहा है कि उनको दिक्कत इस बात से है कि जो कल तक जमीन पर बैठते थे वो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश को किस तरह से जातिवाद के नफरत में झोंका जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से सोचिए, एक बिहार के मंत्री को धमकी दी जा रही है। यह हिम्मत कहां से आती है? यह हिम्मत आती है उनकी जातीय एकता से, यह हिम्मत आती है उनके जातिवाद से। उनको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर एक कांस्टेबल तक, चपरासी से चीफ जस्टिस तक, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर कांस्टेबल तक, और नेता से लेकर अभिनेता तक, जो भी उस जाति बिरादरी का है, वो कभी भी किसी भी तरह के अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ नहीं बोलेगा। दिलीप मंडल ने बड़ा अच्छा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस देश का जो 52 टोली के ब्राह्मण पत्रकार हैं, वो अपने जातीय पेशा, अपने जातीय हनक और अपने जातीय श्रेष्ठता की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बने हुए हैं। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और कुछ जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश पांडे हों, चाहे वो अजीत पांडे हों, अजीत अंजुम जो अपने आप को कहते हैं, चाहे विशाल शर्मा हो, चाहे साक्षी जोशी हो, वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम दर्शक है वो मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है। तो वो चुप रहेंगे ताकि उनका पुश्तैनी पेशा, उनके जातीय पेशा पर भी असर न पड़े, और उनका जो नया वाला पेशा है उस पर भी असर न पड़े। कितना दोहरा खेलते हैं ये लोग। सोचिए, इस देश का ब्राह्मण समाज पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, आरएसएस के साथ है, बीजेपी के साथ है, लेकिन जब पद की बारी आती है तो वो कैसे खेलता है वो देखिए। इस देश का पूरा ब्राह्मण तबका किरण रिजिजू के खिलाफ है। मोदी सरकार के एक ट्राइबल मंत्री जो लगातार कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, लेकिन इस देश के तमाम ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे मोदी सरकार अपने मन पसंदीदा जजों को भर्ती कर देगी। मतलब एक तरफ वो मोदी के फैन हैं, सारा ब्राह्मण समाज मोदी को वोट करता है, लेकिन वही मोदी जी जब कॉलेजियम सिस्टम लाना चाहते हैं
चूंकि इस देश के तमाम चीफ जस्टिस जो है मैक्सिमम ब्राह्मण समाज से होते हैं, जुडिशियरी पर उनका कब्जा रहे, कंट्रोल रहे, तो वही ब्राह्मण समाज कह रहा है कि नहीं, ये बात नहीं मानेंगे, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। इस देश का ब्राह्मण समाज, मुसलमानों पर बुलडोजर चले कोई दिक्कत नहीं है, दलित पिछड़े आदिवासियों पर बुलडोजर चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही एक 11 लोगों की हत्या का आरोपी पर बुलडोजर चला तो सब एकजुट हो गए और न्याय की दुहाई देने लगे कि ऐसे कैसे चलेगा, आपने गोली कैसे मार दी। मैं तब भी खिलाफ था गोली मारने के, अब भी खिलाफ हूं। तो सोचिए ब्राह्मण समाज के लोग कैसे खेलते हैं। जिस तरह से ये कंप्लेन दिया गया है, जो आरोपी हैं उनकी जाति पता चलती है साफ साफ। मुझे 99.99% जो धमकी भरे कॉल आते हैं, जो मेरे साथ गाली गलौज होता है, वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। राजेंद्र पाल गौतम का विरोध कौन लोग कर रहे थे? कोई जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, हिंदू नहीं कर रहा है। इस देश का 97% हिंदू कर्मकांड के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग क्यों नहीं जातिवाद, कर्मकांड और मनुवाद के खिलाफ बात करते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी पद पर हो, वो अपने जातीय पेशा के साथ बने रहना चाहते हैं। वो भी ट्वीट दिखाऊंगा। तो सोचिए, बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता, जो बहुजन समाज ओबीसी से आते हैं, जिनकी संख्या इस देश में 60% है। सवाल है कि राजकुमार भाटी, जो गुर्जर समाज से आते हैं, सोचिए, जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, जाट जब आरक्षण मांग रहे थे तो कौन विरोध कर रहा था? गुर्जर जब आरक्षण मांग रहे थे तो कौन विरोध कर रहा था? पटेल जब आरक्षण मांग रहे तो कौन विरोध कर रहा था? और आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के आरक्षण का कौन विरोध करता है? मराठाओं के आरक्षण का कौन विरोध करता है? मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या झारखंड हो, वो कौन लोग हैं जो SC ST OBC हिंदू के खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं? ये आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए कि किस तरह से इस देश में ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ा जो हित है वो अपना जातीय हित है। उनके लिए देश प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए इस देश की सेना प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए विज्ञान प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए उनकी पहली प्राथमिकता उनकी जातीय पेशा है। और वो लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर में हो, वो उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। ये बात इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि ब्राह्मण समाज क्या कहता है ये मत सुनिए, वो क्या करता है ये सुनिए। सोचिए, वो अपने बच्चे को विदेश भेजकर विज्ञान पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और आपके बच्चों को कहा जा रहा है कि महाभारत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। आपके बच्चों को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ कांवर उठाइए। उनके बच्चे IAS, IPS, इंजीनियरिंग, नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, और आपके बहुजनों के, किसानों के बच्चे कांवर उठा रहे होते हैं। वो आपसे चढ़ावा लेकर अपने बच्चों को लैपटॉप दे रहे होते हैं, और आप अपने बच्चों का पेट काट कर चढ़ावा चढ़ा रहे होते हैं, और उस चढ़ावे का हिसाब भी नहीं देना है। क्या ये झूठ है कि इस देश के 99.99% मंदिरों में जो दान पेटी की चाबी है वो ब्राह्मण समाज के पास है? और मैं कौन सा अपराध कर रहा हूं? क्या आप ब्राह्मण, मैं गाड़ियों पर लिखा देखता हूं ब्राह्मण, हर आदमी अपने आप को टाइटल के साथ घूम रहा है, तो बात करने में क्या दिक्कत है? जातीय श्रेष्ठता में आप सबसे ऊपर रहें तो बात तो कीजिए। और सोचिए, इस देश में बहुजनों को किस तरह से धमकी दी जा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं दिलीप मंडल के कुछ पोस्ट पढ़ के दिखाऊंगा, और वो बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। आज कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं, आज उनकी जयंती है। क्या क्या नहीं कहा गया उनको, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ, डैश डैश डैश। मैं वो लाइन नहीं बोलना चाहता हूँ। वो अपना घर नहीं बना पाए, इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने बेटा को सेटल नहीं किया, संघर्ष करने दिया। उस कर्पूरी ठाकुर से कौन नफरत करता है, जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर? बताइएगा ज़रूर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में जब तक आप इस खेल को नहीं समझेंगे तब तक जातिवाद को नहीं समझ पाएंगे। और सोचिए, जब एक मंत्री को धमकी हो सकती है, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री का कहा जा रहा था कि गर्दन काट लो, बिहार के एक राजस्व मंत्री को गाली दी जा रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री को कहा जा रहा है कि हम उसका जीभ काट लो।
स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व मंत्री हैं, बहुजन समाज के बड़े नेता हैं, उनका कहा जा रहा है जीभ काट लो। क्या कहा है उन्होंने गड़बड़? उन्होंने तो कहा है ना कि तुलसी दुबे ने रामचरितमानस में जातिवाद फैलाया है, जाति के नाम पर नफरत फैलाया है। इसमें कौन सा अपराध है? वो है श्लोक, वो कोट कर रहे हैं, वो पढ़ के, ये भगवान राम का कैसे अपमान हो गया? आपके धर्म का कैसे अपमान हो गया? आप किसी को अपने किताब में गाली दे रहे हैं, और जिसको आप गाली दे रहे हैं वो जब कह रहा है कि आप हमें गाली मत दीजिए, मैं आपकी गाली नहीं मानता हूं, तो आप कह रहे हैं कि आपका अपमान हो गया। क्या मजाक है? मैं ब्राह्मण समाज कह रहा हूं तब आपको अपमान लग रहा है, और आप हमें शूद्र अछूत नीच कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कितना भी ज्ञानी हो जाऊं तब भी मैं अछूत और शूद्र रहूंगा, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको गाली दे रहा हूं। दिलीप मंडल के तमाम पोस्ट पढ़िए। अनजान लोग मतलब तुमको तो सब पता है ना, अब क्या हुआ फ्रॉड करते हुए शर्म नहीं आती? सोचिए, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को अनजाने लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, उनके भाई लोकेश महाराज ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अरे सर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो 2 मिनट में पता कर लेंगे। तो सोचिए किस तरह से बाबाओं से इस मामले में एक पोस्ट देखिए। सभी ब्राह्मण टीवी एंकर और पत्रकार एक राय से अपनी जाति के बागेश्वर बाबा के पक्ष में खड़े हो गए हैं। 3 ब्राह्मण यूट्यूबर का बिजनेस मुसलमान और सेकुलर लोगों के बीच है, वे चुपचाप रहकर समर्थन कर रहे हैं। यह अटूट जोड़ है फेविकॉल का। वो तीनों ब्राह्मण हैं, रवीश पांडे, अजीत पांडे और अभिषार शर्मा। ब्राह्मण एंकर और रिपोर्टर अपने जाति के पारंपरिक बिजनेस के पक्ष में बोल रहे हैं। पाखंडवाद सिर्फ विचारधारा नहीं है, ये बिजनेस भी है, इससे बहुत सारे लोगों को कुछ रुपए देते हैं। आप सोचिए, परंपराएं लोगों में स्थिरता और सुरक्षा की भावना लाती है, शायद इसलिए लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते, वरना कोई वजह नहीं कि लोग बागेश्वर जैसे पाखंडियों के चक्कर में पड़े। इसी वजह से लोग पुजारियों के पैर छूने या उनके जोठन पर लेटने से नहीं काम करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए जिसमें लगभग दर्जनों ज्योतिष शास्त्री इनको कहा जा रहा है। हाथ देखते हैं, कोई पतरा देखता है। एबीपी न्यूज का एक ब्राह्मण एंकर है और सारे ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्री बैठा के और तमाम चीज़ें डिस्कस किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से जातीय पेशा है, और जब आप इस कर्मकांड के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे तो इनको पेट में दर्द होने लगता है। दिलीप मंडल लिखते हैं, रामचरितमानस को लेकर मेरी स्टडी पूरी हो चुकी है। इसके सामने आने के बाद इस किताब तुलसीदास और रामचरितमानस छापने वाले को लेकर आपका नज़रिया बदल जाएगा। बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। तो आप कल्पना कीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर, अछूत जाति में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कीर्ति गोरा जातिवाद के विरुद्ध सबसे सशक्त रचनाओं में से एक है। कविवर गुरु को प्रणाम। सोचिए, रविंद्रनाथ को भी उन्होंने कहा कि मेरी सलाह है ये किताब जरूर पढ़े, और रविंद्रनाथ टैगोर को भी जातिवाद का शिकार होना पड़ा था। रविंद्रनाथ टैगोर की जाति पिराली को आज़ादी मिलने तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी कुल 16 छूत जातियाँ थीं। टैगोर ने अपना सबसे शानदार उपन्यास गोरा लिखकर इस अपमान का वो बदला लिया कि लोग कराहते रह गए। तो सोचिए, उन्होंने गोरा लिखा और उसमें सारी पिराली लोगों ने बाद में खुद को ब्राह्मण कहना शुरू किया, जिसे कोई नहीं मानता। पूरी जगन्नाथ मंदिर में प्रतिबंधित जातियों की लिस्ट बाबा साहब रचना समग्र वॉल्यूम 2 पेज नंबर 499 पर दर्ज है। टैगोर का उपन्यास गोरा जातीय श्रेष्ठता की धज्जियां उड़ाता है कि क्या बताएं, आप लोग जरूर पढ़ें। और सोचिए आप किस तरह से इस देश में जब आप इस तरह के धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बोलते हैं, इस देश के 97% हिंदुओं के हक अधिकार के बारे में बोलते हैं, तो आपको धमकियां मिलने लगती है। कभी सोचिएगा जरूर, क्या ब्राह्मण कहना, ब्राह्मण समाज कहना ब्राह्मणों का अपमान है, किसी जाति का अपमान है? लेकिन आप किसी को शूद्र और अछूत कहते हैं जिस किताब में उसको आप अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, और जिनको आप शूद्र और अछूत कह रहे हैं वो विरोध जता दे तो आपको दिक्कत होती है। कहां से लाते हैं इतनी बेशर्मी? कैसे आती है आपको इतनी हिम्मत? ये जातिवाद से आपको हिम्मत आती है। आपने जो इस देश के चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी के पद तक और कांस्टेबल से लेकर आपने जो तमाम बड़े पदों पर कब्जा कर रखा है, इससे आती है। और सोचिए, इस देश के सारे सवर्ण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग खासकर मोदी जी के समर्थक है, आरएसएस के समर्थक है, लेकिन वही सरकार कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम हटाओ, तो वो नहीं मान रहे हैं।
मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। वो कभी भी अपने अधिकारों से समझौता नहीं करते हैं। कितने जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा और ठाकुर राम मंदिर ट्रस्ट में है बताइए? कितने पिछड़े हैं? सिंबॉलिक रूप से एक शेड्यूल कास्ट को वहां रखा गया है, बाकी दान पेटी की चाबी किसके पास है? ये सब डिस्कस कीजिए, बात करनी पड़ेगी। धमकी मत दीजिए। मारपीट का दौर गया, संविधान का जमाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कानून है, कचहरी है, और थोड़ी बहुत भागीदारी भी आ गई है। हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग अब ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया में आने लगे हैं। इतना अन्याय मत कीजिए। अब ये कोई 18वीं, 16वीं और 15वीं शताब्दी नहीं है, 7वीं शताब्दी नहीं है, 21वीं शताब्दी है, कलम युग है। ये सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सब पढ़ लिख रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति लोग सचेत हो रहे हैं। आप धमकी देकर डरा नहीं सकते हैं किसी को। आप कल्पना कीजिए कि इस देश के 97% हिंदू जिस दिन अपने हक अधिकार के लिए आपको धमकाना शुरू कर दे, फिर क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देश संविधान से चले, सबको बराबर का संवैधानिक अधिकार मिले और किसी किताब में किसी का अपमान ना हो। सबको अपने पूजा का, सबको अपने संवैधानिक अधिकार की छूट मिले। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, करिए आप उन पर केस। हम उस 22 प्रतिज्ञा को दोहराएंगे तो आप केस कर देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि इस देश का विकास तभी होगा, ये देश विश्वगुरु तभी बनेगा जब इस देश की सेना मजबूत होगी, जब इस देश के नागरिक मजबूत होंगे, और वो तभी होंगे जब ज्ञान और विज्ञान की बात होगी। हम चीन, अमेरिका, रूस से तभी मुकाबला कर पाएंगे जब हम आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से इस देश को मजबूत बनाएंगे। और वो विज्ञान से आएगा, वो यूनिवर्सिटी से आएगा, कॉलेज से आएगा, वो शिक्षा से आएगा। आप अपने जातीय पेशा को बरकरार रखने के लिए इस देश को कर्मकांड की आग में मत धकेलिए। और इस देश के तमाम मानव को मानव मानव एक समान, गुरु घासीदास महाराज ने कहा है, गुरु नानक साहब ने कहा है, नो रेस नो कास्ट। कबीर साहब ने कहा है, रविदास जी ने कहा है, तथागत बुद्ध ने कहा है, शिवाजी महाराज ने कहा है, संभाजी महाराज ने कहा है। आप सोचिए, साहू जी महाराज ने कहा है, गायकवाड़ साहब ने कहा है, फूले पेरियार अम्बेडकर ने कहा है, न जाने अनगिनत महान लोगों ने कहा है कि इंसान में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए एक दूसरे इंसान से। कब तक अपनी जातीय श्रेष्ठता और जातीय बिजनेस के लिए इस देश को आप कमजोर करते रहेंगे? सोचिएगा जरूर। मेरे सवालों का तभी जवाब दीजिएगा, गाली गलौज नहीं है इन सवालों का जवाब। इन सवालों का जवाब बहस है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य का जीभ काट लेंगे, राजेंद्र पाल गौतम का सर काट लेंगे, आप प्रोफेसर चंद्रशेखर का गर्दन उड़ा देंगे, आप आलोक मेहता को धमकी देंगे, आप शंभू कुमार सिंह को मारने की रोज धमकी देते हैं। इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग नहीं कलम युग है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। और एक देश का कानून मंत्री कह रहा है कि कोलेजियम सिस्टम लागू हो। आखिर पूरा ब्राह्मण समाज जो बीजेपी का समर्थक है, आरएसएस का समर्थक है, वो क्यों नहीं बीजेपी के इस मंत्री की बात मान रहा है? क्योंकि ब्राह्मण समाज को लग रहा है कि कोलेजियम सिस्टम हट जाएगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी जातीय वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।